इसने बोला क्या है, मिस्टर एक्स है और सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला। मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम सैलरी सर्विसेज फॉर्म ऑफ मिसेस वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड में एक्स का बंदा काम करता था। 31 जनवरी 2020 में वो रिटायर्ड हो गया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ 30 ईयर्स, 30 ईयर्स एंड 1 मंथ, 30 साल 1 महीना काम करने के बाद उसने रिटायरमेंट ले लिया। He has joined the company on 1st January 1990 में ज्वाइन किया था at the age of 30 years and received the following this retirement। 30 साल की एज में उसने मतलब ज्वाइन किया था और अभी उसका रिटायरमेंट हो चुका है। जब उसका रिटायरमेंट हुआ तो उसे ये सब चीजें मिली। तो अब वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास आया या तुम्हारे पास आया और तुमसे पूछा है कि सर मेरे को ये चीजें मिली है, मेरा इस साल का टैक्स कितना बनेगा। तो उसे ग्रेच्युटी मिली 6 लाख रुपए और ग्रेच्युटी एक 1972 के तहत मिली है, अब कवर्ड अंडर आती है। छुट्टियों का जो उसने छुट्टियां ली थी जिसका पैसा उसे मिला लीव इनकैशमेंट 3,30,000 मिला है। 330 दिन के हिसाब से बैलेंस जो बैलेंस लीव बैलेंस इन दिस अकाउंट, मतलब उसके अकाउंट में 330 छुट्टियां थी जिसका उसे पैसा मिल गया 3,30,000 रुपए। हर साल उसको 30 दिन का छुट्टी का मतलब ही वाज क्रेडिटेड 30 डेज लीव फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। उसकी कंपनी ने उसे फैसिलिटी दे रखी थी कि हर साल में 30 दिन की छुट्टी वो ले सकता है, लेकिन उसने नहीं ली तो उसकी बच गई थी, तो उसके पैसा मिल गया। As per the scheme of the company, he has offered a car which was purchased on 31/2017 by the company for 5 lakh. Company has recovered 2 lakh rupees from him for a car. Company depreciate the vehicle at the rate of 15% state line method. मतलब क्या वो कह रहे हैं कि एक स्कीम के तहत कंपनी ने उस बंदे को बोला कि कार ले लो। जो कंपनी ने कार खरीदी थी 5 लाख रुपए की और उससे 2 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए और डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज हो रहा था 15% का। An amount of 3 lakhs as commutations of pension, 2/3 of his pension is commuted। मतलब उसने क्या करा, इसने 3 लाख रुपए विड्रॉ भी कर लिए। मतलब इसने करा जब यार कि मेरी पेंशन है, पेंशन का 2/3 हिस्सा उसने विड्रॉ कर लिया जो कि 3 लाख रुपए। कंपनी presented him a gift voucher worth ₹6,000 on his retirement। रिटायरमेंट टाइम पे 6,000 रुपए का गिफ्ट दिया गया उसे। His colleague also gifted him a television LCD worth 50,000 from their own contribution। उनके जो साथ के कलीग वाली वगैरह थे उन्होंने भी मिलकर करके एक टीवी दे दिया जो कि 50,000 रुपए का था, ठीक है ना, अपना कंट्रीब्यूशन करके। फॉलोइंग आर द अदर पर्टिकुलर, मतलब उसकी जो सैलरी की डिटेल थी। ही हैज ड्राइंग एट a basic salary of 20,000 and 50% annual allowance as per month for the period from 1st April 2019 to 31st January 2020। ठीक है, 20,000 रुपए उसकी बेसिक सैलरी है, 50,000 डेयरनेस अलाउंस मिल रहा था। रिसीव पेंशन 5,000 रुपए पेंशन मिल रही थी उसे फॉर द पीरियड ऑफ 1st जनवरी टू दिस। ये पेंशन मिली है उसे हर महीने। तो अब हमें निकालना है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 में जो इतना पैसा उसे मिला है उसमें से कितना पार्ट उसका टैक्सेबल होगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो मैंने आपको दिखाया था। इसका सॉल्यूशन जो आएगा या इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6,82,769 जो उसकी टैक्सेबल सैलरी होगी। कितनी आई थी क्या चंदन, ठीक है तुम्हारी? नहीं आया या फिर गलत है? नहीं, मेरी 7,21,102 आ रही। ठीक है, चलो कहीं नहीं, एक एक चीज देखते हैं कि क्या क्या चीजें उसकी। देखो पहले तो देखो उसकी सैलरी है, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है 20,000 रुपए। तो इसका मतलब अप्रैल से लेकर के जनवरी तक उसे सैलरी मिली है। तो कितने महीने हो गए? 10 महीने। तो 20 बेसिक सैलरी पे तो कोई छूट नहीं है, तो 2 लाख रुपए तो पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। ये ठीक आया? ये ठीक है। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने कहा जो भी उसकी बेसिक सैलरी है उसका 50% उसका डीएनएस अलाउंस उसे मिलता था। तो भैया अगर 2 लाख रुपए उसे क्या मिल रहा था, 2 लाख रुपए उसे बेसिक मिल रहा था, तो डीए उसे 1 लाख रुपए मिला होगा। तो 1 लाख क्योंकि डीए में भी कोई माफी नहीं होती, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा ये तो हमारा होगी ये वाली बात, इन चीजों की बात। अब बात करते हैं एक एक करके, एक एक चीज पकड़ते हैं। अब जैसे इन्होंने आंसर में देखा उसी के बेसिस पे देखते हैं। पहले उन्होंने गिफ्ट देखा, जो गिफ्ट वाउचर उसे मिला है, तो गिफ्ट वाउचर से मिला है 6,000 रुपए। 6,000 रुपए मिला है उसके गिफ्ट वाउचर और वो मिला है उससे कंपनी की तरफ से। तो वो पूरा पूरा टैक्सेबल होगा। क्यों होगा भाई? अगर हम इसे देखें, हम अगर रूल पढ़े, एज पर द रूल द वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर और टोकन in lieu of gift received by the employee or by the member of his household not excluding 5,000 is aggregated during the previous year is exempt। मतलब 5,000 रुपए तक अगर उसे गिफ्ट मिलता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 5,000 से ऊपर मिला है तो वो टैक्सेबल होगा। ठीक है ना, तो वो बोला गया उसने। मैंने
मैंने 5,000 घटा दिया था इसमें। अच्छा नहीं, उन्होंने यहाँ पे देखो बोला हुआ है in this case the amount was received on his retirement and the sum exceed the limit of 5,000, therefore the entire amount of 6,000 is liable to be taxed as per gazette, इसलिए वो 6,000 का 6,000 पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एंड मतलब अल्टरनेटिव अगर 5,000 के ऊपर, हाँ 5,000 के ऊपर होगा तो पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा। पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, तो फुल्ली तो उसका उसके पास टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट बात आती है, अब उसके बाद उसके एक उसे कार मिली थी, तो कार की कंपटीशन देखते हैं। एज पर द स्कीम ऑफ the company, he has offered a car which was purchased on 31/2017, मतलब एक जो कंपनी ने 2017 में खरीदी थी जनवरी के महीने में 5 लाख की, लेकिन उसने उसे 2 लाख रुपए की दे दी कंपनी ने। तो अब इसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, और कितना फायदा हुआ तो उतना टैक्सेबल हो जाएगा, उसकी कैलकुलेशन निकालेंगे। तो वो वैल्यू कितनी आई, वो वैल्यू आई 56,000। ये कैसे वैल्यू आई, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे निकाली। कार की कैलकुलेशन कैसे निकाली कि भाई 5 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट थी, और जुलाई में थी, तो 2017 में, लेकिन आज क्या है 2020 चल रहा है। तो जिस दिन वो ट्रांसफर हुई है, जिस टाइम पे उसे ट्रांसफर मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे दिया गया है ना उसे, वो तो रिटायरमेंट के टाइम पे जब उसे दिया है तो उस डेट पे उसकी कीमत कितनी थी, वो तो हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। तो डेप्रिसिएशन हमने कैसे निकाला, 20% नहीं निकाला, 1 लाख, फिर 1 लाख माइनस करा, इस 20% इसका तो हमने माइनस कर लिया, फिर उसके बाद 80,000 रुपये माइनस कर लिया, फिर 2018 का डेप्रिसिएशन, फिर 2019 का डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया, 2020 का डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया। फाइनली जाकर के वो वैल्यू अब जिस दिन उसको ट्रांसफर किया गया है, देखो उससे रिकवर कितने किए गए, 2 लाख रुपए, लेकिन जिस दिन उससे रिकवर उसको ट्रांसफर किया गया उसकी वैल्यू उस दिन थी 2,56,000। कितनी थी, 2,56,000। एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये गिवन था, देखो क्वेश्चन में गिवन था 15% स्टेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो ये कंपनी एक्ट वाला डेप्रिसिएशन है। लेकिन जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट का जो डेप्रिसिएशन होता है वो चार्ज करना होता है, तो हम WDV मेथड से ही चार्ज करेंगे। WDV मेथड से 20% चार्ज होता है कार के ऊपर डेप्रिसिएशन, तो उसी से हम डेप्रिसिएशन डिक्रीज करते गए, और जब वैल्यू जिस दिन उसको ट्रांसफर किया गया उस दिन उसकी वैल्यू जो थी वो थी 2,56,000, लेकिन उससे ले लिए गए पैसे कितने, 2 लाख रुपए। तो कितना फायदा उससे मिला, 56,000 का। तो 56,000 का उसका बेनिफिट मिला है, इसका मतलब है वो टैक्सेबल उसका हो जाएगा, उसकी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, तो वो उसकी सैलरी में टैक्सेबल हो गया 56,000। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को ये दिक्कत है तो बताओ। सर यूज ऑफ कार और ट्रांसफर डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलेगा कि यूज है और ये ट्रांसफर है? यूज में मतलब होता है कि भैया मेरे को वापस दे देना कार मेरे को वापस दे देना, मेरी यूज कर लो, और उसके बाद जब तुम्हारा नौकरी खत्म होगी तो चल दे देना। ट्रांसफर का मतलब होता है तुम्हारे नाम, तुम्हें बेच दी, मतलब एक से तुम्हारे नाम पर होगी वो, ठीक है, ट्रांसफर का मतलब हुआ। क्लियर है? हेलो, यूज का मतलब हुआ कि मैंने आपको बोला कि भाई मेरी कार इस्तेमाल कर लो, मेरे ऑफिस में तुम काम करते हो, एक काम करो हमारी कार है, आना जाना कर लेकर उससे, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारी नहीं है वो, है मेरी, वो यूज कर लो उसे, वो होता है यूज ऑफ कार। ट्रांसफर ऑफ कार होता है कि ये कार तुम एक काम करो, तुम अपने पास रख लो और तुम्हारी हो गई, अभी आज से तुम्हारी हो गई ये कार, वो होता है ट्रांसफर ऑफ कार। ठीक है, आए समझे? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्रेचुटी की कैलकुलेशन दिखा रखी है उन्होंने। ग्रेचुटी में क्या बोला था उन्होंने, देखो ग्रेचुटी में बोला था 6 लाख की ग्रेचुटी मिली है, और वो एज पर द सेक्शन एक्ट 1972 के, तो ग्रेचुटी हमने रूल पढ़ा था, उसमें जितनी एग्जाम्पशन बिल रखी थी वो एग्जाम्पशन देखेंगे। 3 लाख कितने, 6 लाख की ग्रेचुटी मिली है, तो उसमें से टैक्सेबल कितना होगा वो निकालना हमने सीखा था ग्रेचुटी में कि 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए में से जो एग्जाम्पशन कितने की मिलेगी भाई, 20 लाख रुपए तक एग्जाम्पशन है, या तो एक्चुअल जितना मिला, या हाफ मंथ सैलरी, मतलब 15 डिवाइड बाय 26 ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर सर्विसेज, जितने साल उसने काम किया है। तो हम लोगों ने ये रूल पढ़ रखा था कि भाई जो भी उसकी उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी, 20,000 रुपए थी बेसिक प्लस, ठीक है, तो हमारी ये तो लास्ट ड्रॉन सैलरी उसकी कितनी थी, 30,000 रुपए। 30,000 कैसे आई, 20,000 प्लस 10,000, मतलब डीए भी जुड़ेगा ना, 20,000 ये, और इसका 50% कितना हो गया, 10%, तो डीए कितना हो गया, 10,000, तो टोटल सैलरी कितनी होगी, 30,000। 30,000 के बेसिस पे निकलेगी, तो 15 डिवाइड बाय 26 इंटू 30,000 इंटू जितने साल उसने काम किया है। अगर वो 30 साल 1 महीने काम किया है उसने, अगर 30 साल 7 महीने काम करता तो हम 31 ले लेते हैं, उसने 30 साल 1 महीने काम किया इसलिए हमने 30 साल ही लेंगे कि 30 साल उसने काम किया है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी, जो भी इनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उतने तक का उससे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो लीस्ट वैल्यू जो है वो 5,19,231 है, उसे हम माइनस कर देंगे जितना उसे मिला है, और जो बचेगा उसका वो बेनिफिट हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था
कि एग्जेम्पशन मिलती है कि ग्रेचुइटी जो आपको मिली है उसमें से एक कुछ हद तक आपको एग्जेम्पशन मिलती है। वो कितनी मिलती है? या तो 20 लाख रुपए या 6 लाख या 15 डिवाइड बाय 26 जो आपकी लास्ट सैलरी है, बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए मल्टीप्लाई बाय जितने साल आपने काम किया है, ठीक है ना। तो वो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा तो वो वैल्यू निकल के आई 15 लाख, तो ये आई 5,19,231। तो ये हमारी माइनस हो जाएगी। उसके बाद जो बचेगा वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे ये कैलकुलेशन किसी को कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताओ। 5,19,231 ये कैसे आया है, समझ में ना आया हो? हेलो, ये कैलकुलेशन समझ में आई सबको? ये रूल सबको याद है? यस सर। ठीक है ना। किसी को कोई भी दिक्कत हो पूछ लो ना भाई। हेलो, आया ना? बोल देख रहे हो कि आ गया या नहीं आया? यस नहीं सर, आया? आ गया। ठीक है, या ठीक है, ठीक है। देखो अब फिर पीछे हम जाते हैं। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन है हमारी लीव इनकैशमेंट की, कि आखिर लीव इनकैशमेंट कितना टैक्सेबल होगा। तो लीव इनकैशमेंट के लिए भी हमने रूल बोला था, पहले खुद पढ़ लेते हैं। केस क्या है कि 3,30,000 रुपए हमें मिले हैं 330 दिन की छुट्टियों के, ठीक है ना। 330 दिन की छुट्टी और एक साल में 30 दिन की छुट्टी दे सकते थे। तो कितना एग्जेम्पशन होगा इसमें? उसके लिए नोट दे रखा है ये 4, जिसमें दे रखा है 3,30,000। अब इसमें चार तरह की फिगर थी। इनमें से जो भी सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उतने तक का एग्जेम्पशन हमें मिल सकता है। तो बोला गया नोटिफाइड लिमिट, हमारी जो लिमिट है मैक्सिमम, मतलब हमारे को जो मैक्सिमम लिमिट तो मिल सकता है, छूट मिल सकती है, वो 3 लाख रुपए तक मिल सकती है। 3 लाख रुपए तक अगर हमें पैसा मिला है लीव इनकैशमेंट का तो एग्जेम्पशन है, उससे ऊपर तो मिलेगा ही नहीं। ये तो हमें पक्का पता चल गया। फिर एक्चुअल अमाउंट लिख लो, एक्चुअल अमाउंट जितनी है। दूसरा 10 महीने की सैलरी जो है हमारी 20, जो लास्ट 10 मंथ सैलरी है, तो बेसिक सैलरी 20 मल्टीप्लाई बाय 10 हम तुम निकाल लिया 2 लाख रुपए। और कैश इक्विवेलेंट ऑफ द लीव टू हिज क्रेडिट, मतलब जो उसके अकाउंट में लीव रखी हुई थी उसके बराबर कितनी है। तो मतलब 330 दिन की छुट्टियां उसकी मिली, 330 की थी, डिवाइड बाय 30, एक साल में 30 दिन की छुट्टी कर सकते थे। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय जितनी बेसिक सैलरी है उससे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो, अब इनमें से जो जब सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उतने तक का हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो 2 लाख रुपए सबसे कम वैल्यू आ रही है तो उतने तक का हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से था, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। अब हमें सिर्फ इम्प्लीमेंट करने वाली बात आ रही थी इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे निकाला और ये हमारी वैल्यू आ गई कि 1,30,000 रुपए हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो 1,30,000 रुपए हमने यहाँ पे टैक्सेबल कर दिया। फिर आते हैं कम्यूटर अनकम्यूटेड पेंशन, जो हमने अभी तक कम्यूट नहीं कराई है, वही हमारी पेंशन जो होगी वो कितना, उस पर टैक्स कितना कटेगा। तो अमाउंट ऑफ 3 लाख रुपीज कम्यूटेड, हमने 3 लाख ये जो हमने कम्यूट करवा ली है भाई, ठीक है। अनकम्यूटेड पेंशन जो हमने कम्यूट नहीं करवाई उसके ऊपर तो पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई अगर मेरे को ये निकालना पड़े कि पेंशन मेरी है कितनी, देखो नीचे दे रखा है मेरी पेंशन कितनी है, 5,000 रुपए। 5,000 में मेरी पेंशन है, नीचे दे रखा है रिसीव पेंशन 5,000 पर मंथ फॉर द पीरियड ऑफ 1 फरवरी टू 31 मार्च। तो इसका मतलब हमें 2 महीने की ही पेंशन मिली है सिर्फ। तो हम लोगों ने क्या करा, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 10,000 रुपए तो पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। अब जो हमने कम्यूट करवाई है उसमें से कितना पार्ट हमारा टैक्सेबल होगा वो देखना है। तो हमें उसका निकालने का तरीका भी पता है हमारे को। तो हम लोगों ने वो भी निकालना सीखा था। कंप्यूटर पेंशन कैसे निकालते हैं, 3 लाख रुपए और एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, जो 3 लाख रुपए। अब पहले में निकाल लो कि आखिर टोटल हमारी कितनी होगी। अगर 3 लाख रुपए, जो 2/3 हिस्सा हमारी पेंशन का 2 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है, तो हमारी टोटल पेंशन कितनी होगी। तो हमने उसका रिवर्स कर दिया 3/2। तो ये इससे हमें निकल के आ जाएगा कि हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जो हमारी टोटल कम्यूटेड पेंशन, टोटल पेंशन होगी उसका 1/3 निकाल लो, उतना तक का एग्जेम्पशन मिल जाता है। 1/3 ऑफ आपकी 100% कम्यूटेड पेंशन, उसका जो वैल्यू आएगी वो हमारा निकल के आ जाएगा। उससे हमें माइनस कर लो तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ये वाली फिगर समझ में आई? यस सर। ये कैसे आता है देखो, एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे आया ये आया है ऐसे। इसमें देखना मतलब क्या है, जैसे उन्होंने बोला है कि लेट करो कि जो हमारी टोटल वो होगी ना, लेट करा हमने कि जो टोटल हमारी कंप्यूटर पेंशन होगी जो हमें मिलेगी पूरे, वो एक्स है, वो एक्स है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला ये बनेगा कि 2/3 ऑफ इनटू एक्स, 2/3 एक्स का इज इक्वल टू
3 लाख है, ये तो बोला उन्होंने कि हमने अब 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया जो हमारी पेंशन का 2/3 है, तो इसके मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 3 लाख इनटू, अब ये जो ये होगा, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे चल जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड पे चल जाएगा और वहां पे मल्टीप्लाई करना है, 3 डिवाइड बाय 2 ऐसे रिवर्स हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ये चीज निकाली, तो ये हमारा वैल्यू निकल के आएगी, जो हमारी टोटल कम्युनिटी पेंशन उसका 1/3 हिस्सा जो होगा वो हमारा एग्जिबिशन वैल्यू निकल के आता है। तो ये इस तरीके से निकाला है, ठीक है। तो ये हमारी पेंशन निकल गई जिसमें से हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, ये हमारी सब चीजें अब सब चीजें कैलकुलेट होगी, तो ये सारी की सारी कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू आई, जो हमारी टैक्सेबल ग्रॉस सैलरी आई है वो 7,32,769, ये हमारी वैल्यू आ गई, जिसमें हमें टोटल मतलब ये हमारी ग्रॉस सैलरी है, जिसमें से हमें अब डिडक्शन मिलेगी 16 सबसेक्शन ए 2 3, ये 3 तरीके की डिडक्शन होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें मिल रही है 50,000 की स्टेट डिडक्शन है, हमें 50,000 के पूरा माफ मिल जाएगी इस साल, 50,000 माइनस करेंगे तो हमारी टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी, वो ये हो जाएगी ग्रॉस सैलरी, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें 2 डिडक्शन इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ना तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की डिडक्शन मिलेगी, ना प्रोफेशनल टैक्स, क्योंकि दोनों में से कोई भी केस इसमें है नहीं। ये कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन को समझने में? सिंपल सा था। हेलो, नो सर। समझ में आ गया ना? ठीक है, ये मैंने डिडक्शन हम लोग आपको बता रखे थे कि अब ये कुछ केस आ गया था डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, तो इसमें 3 तरह की डिडक्शन है, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसमें 50,000 की डिडक्शन इतना स्टेट मिल जाती है, ठीक है ना, और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है 1/5 ऑफ द सैलरी 5,000 एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। प्रोफेशनल टैक्स जिसने पे करा है, इसमें लिख भी रखा है द टोटल अमाउंट बाय वे ऑफ द प्रोफेशनल टैक्स पेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन पर्सन शैल नॉट बी एक्सीड ऑफ 2500 पर मंथ, 2500 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये हमारी डिडक्शन मिल जाती है। इसके रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दिया है, जरा जल्दी से करके दिखाओ मुझे, जल्दी से करो, ये चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर गोयल रिसीव अ फॉलोइंग एम्यूलमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, कि मतलब 31 मार्च को इस साल में, पिछले साल में इतना पैसा उसे मिला, बेसिक पे मिली 40,000 रुपए, डीए मिला 15,000 रुपए, कमीशन मिला 10,000 रुपए, एंटरटेनमेंट मिला 4,000 रुपए, मेडिकल एक्सपेंसिव रिइंबर्समेंट मिला 25,000 रुपए, प्रोफेशनल टैक्स मिला 2,000 रुपए, जिसमें 1,000 रुपए उसने पेड करे हैं एम्प्लॉयर ने पे, मतलब उसने एम्प्लॉय ने पे करे हैं 2,000 रुपए, लेकिन एम्प्लॉयर ने उसको उसके बिहाफ पे उसको दिए हैं 1,000 रुपए। गोयल मिस्टर गोयल कंट्रीब्यूटेड 5,000 टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड ऑर्डर, आरपीएफ में भी वो जमा कर रहा था 5,000 रुपए, ही हैज नो अदर इनकम, उसके अलावा कोई इनकम नहीं है उसकी सैलरी की। अब इसकी बताना है डिटरमाइन द इनकम सैलरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इफ मिस्टर गोयल इज अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके इसमें क्या है, देखो बेसिक पे जो है वो तो पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, उसमें तो कोई छूट नहीं आएगी, डीए जो होता है उस पर कोई छूट नहीं होती, पूरा टैक्सेबल होता है, कमीशन उस पर कोई छूट नहीं होती, पूरा टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट से 4,000 रुपए पूरा उसमें ऐड हो जाएगा, पहले वो रिसीव जो है ना वो तो पूरा ऐड होता है, फिर उसके बाद और क्या हुआ, मेडिकल एक्सपेंसिव रिइंबर्समेंट 25,000 रुपए पूरे टैक्सेबल हो जाते हैं, 25,000 रुपए पूरे मेडिकल के रेसिप जो उसे मिला है, रिइंबर्समेंट मिला है कि भैया जो खर्चा करा उसका रिइंबर्समेंट दे दिया, तो 25,000 रुपए पूरा टैक्सेबल है। इसके बाद अब आती है आरपीएफ, जो उसने 5,000 रुपए में हर महीने जमा कर रहा है वो अपनी जेब से, तो 5,000 रुपए वो जो जमा कर रहा है वो टैक्सेबल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भाई, employees contribution to the RPF is not taxable if it is eligible for the deduction under section 80C। देखो क्या होता है, जो अगर पीएफ, अगर आपका पीएफ में पैसा, देखो अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना पीएफ में, आपकी जेब से जो जा रहा है, तो वो 80C में डिडक्शन उसकी मिल जाती है, तो उसको जमा करने की, उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऐड भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर नीचे डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है ना। आरपीएफ जो एम्प्लॉय अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करता है वो उस पर टैक्सेबल नहीं होता, वो माफ होता है, वो नॉट टैक्सेबल होता है, तो उसे हम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर बात है 95,000 हमारा टोटल ग्रॉस सैलरी होगी, उसकी डिडक्शन कितनी मिलेगी, देखो पहले तो मिलेगी 50,000 की डिडक्शन, बड़ी सिंपल सी 50,000 की डिडक्शन, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी उसे। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिली, वो कितना मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट 1/5 ऑफ द सैलरी, 150 कितनी थी इसकी, 40,000 का 150 कितना हो गया, 8,000 रुपए। स्टैच्यू लिमिट कितनी है, 5,000 रुपए, तो मैक्सिमम कितना उसे छूट मिलेगी, सिर्फ 4,000 रुपए की छूट मिल सकती है, तो 4,000 रुपए का एग्जेम्पशन हो जाए, उसे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का छूट मिलेगा, देखो उसे मिला कितना है, इतना, और उसको एग्जेम्पशन नीचे मिल गई, उसके बाद है सॉरी डिडक्शन मिल गई, फिर प्रोफेशनल टैक्स उसने पे करा है कितना, 2,000 रुपए, चाहे उस एम्प्लॉयर से 1,000 रुपए पे करें, लेकिन उसने पे कर, अगर अपनी जेब से 2,000 रुपए जमा करें तो उसे 2,000 का बेनिफिट मिलेगा,
तो 2000 माइनस करेंगे तो टोटल अमाउंट ये 56,000 माइनस होंगे, तो उसकी टैक्सेबल सैलरी जो आएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी 39,000। इसमें कोई दिक्कत है जी? नो सर। किसी को भी कोई? बहुत सिंपल सा था ये, ठीक है। तो ये हमारी इसकी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक रिलीफ का क्वेश्चन था कि 89 की रिलीफ मिलती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे, मैं बाद में बताऊंगा। ये एक क्वेश्चन है, जरा आप ही जल्द से कर लो, आपको करके रखना है, फिर आप मुझे कल आप ये क्वेश्चन करके दोगे, भेजोगे, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ ग्रुप में, आपको वो क्वेश्चन करने। सैलरी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। मंडे से इनकम फ्रॉम हाउस सर, प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये